हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज इनकम एंड स्पेंडिंग में आपकी क्लास नंबर 6 है। हर क्लास की तरह सबसे पहले आप लिखिए क्लास नंबर 6। और आज के क्लास का टॉपिक आपको पहले से पता है, इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, जो मैं पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर से इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ टैक्स क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। लिखिए हेडिंग। हेडिंग लिखिए आज की क्लास का, इंट्रोडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर into the model when tax is given the function of income। टैक्स क्या गिवन है? फंक्शन ऑफ इनकम। उसको क्या कह सकते हैं हम? टैक्स इज व्हाट? टैक्स इक्वल्स टू टी वाई। अभी तक जो मैंने आपको कराया था उसमें क्या था? उसमें आपका टैक्स फिक्स था। लेकिन अब यहाँ पे टैक्स फिक्स नहीं है, बल्कि टैक्स इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? इनकम। टैक्स को इनकम का फंक्शन माना गया है। टॉपिक समझ में आई बात आपको अभी तक बताइए? क्लियर है? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड होता क्या था? साथ साथ आप लोग करिए। सर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, 4 सेक्टर में। अब सिंस बहुत बातें पहले हो चुकी है, तो ज़्यादा तकलीफ आपको अब नहीं होने वाला है। आई क्या था? आई बार। जी भी मैंने कोई चेंज नहीं किया, जी बार, और ये एन एक्स बार। सी इक्वस टू क्या होता था? सर सी बार प्लस सी वाई डी। बहुत अच्छी बात, सेम वही है। सर वाई डी इक्वस टू क्या होता था? वाई डी इक्वस टू होता था वाई माइनस, सॉरी, प्लस टी आर माइनस टैक्स। इसको टी ए बोलते थे। वाई प्लस टी आर माइनस टी ए। लिख लो पहले यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया आपने? यहाँ तक लिख लिया होगा। अगर आपने पहले के 4 क्लासेस, एक क्लास और मेरे पास है, 5 क्लासेस नहीं पढ़े हैं, कम से कम शुरुआत के 4 क्लासेस, तो प्रॉब्लम आपको हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम रिमेनिंग सारे क्लासेस को क्या करेंगे? अपलोड कर देंगे, तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगी। मान गए? राइट सर। अब क्या होने वाला है? अब यहाँ पे वाई, सॉरी, टी ए यहाँ पे फिक्स नहीं है, टी आर यहाँ पे फिक्स है। ये टी आर तो यहाँ पे फिक्स है, और जो टी ए, वो टी ए क्या है? टैक्स क्या है? टैक्स है टी वाई। यहाँ पे टैक्स इक्वस टू क्या है? टैक्स इज द फंक्शन ऑफ इनकम। टैक्स इक्वस टू टी वाई है। तो सर इसका मतलब वाई डी का तो फॉर्मूला अब चेंज हो गया? यस, चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एग्रीगेट डिमांड में अब ये वाला वाई डी रखूँगा, सॉरी, कंजम्पशन में, तो अब तो चेंज आएगा। यस, सी बार प्लस सी वाई डी क्या है? वाई प्लस टी आर बार माइनस टी वाई। लिख लिया बच्चे यहाँ तक? जल्दी बोलो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है सर? फ़र्क पड़ेगा सी बार प्लस सी वाई प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी वाई। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक आप कहोगे समझ में नहीं आया, समझ में आ गया सर। एक बार बोलिए सभी, समझ में आ गया? यस सर। सी बार प्लस सी वाई प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी वाई। अब क्या होगा सर? जितने भी ऑटोनोमस है उनको एक साथ रखिए। सी बार प्लस सी टी आर बार प्लस सी वाई माइनस सी टी वाई। इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? एक बार और लिख लीजिए।
इससे क्या होगा, आप y यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, y एन सी, तो होगा c इंटू 1 - t एन y हो जाएगा। देख रहे हो आप, c बार प्लस सी टी आर बार प्लस c इंटू 1 - t एन टू वाई। यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये आ गया, पहले सिर्फ यहाँ पे c हुआ करता था, अब c इंटू 1 - t आ गया। मान गए? जल्दी बोलो, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे सर? फ़र्क पड़ेगा, पहले क्या होता था, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन पहले क्या होता था बताओ, पहले स्लोप क्या हुआ करता था, एम पी सी, जिसको क्या बोलते थे, स्मॉल सी। अब वो किस में ट्रांसलेट कर गया, c इंटू 1 - t। अब एक छोटी सी बात पूछता हूँ, दोनों में से कौन बड़ा है ये बताओ, दोनों में से कौन बड़ा हो गया, c इज मोर देन c इंटू 1 - t। पूछो क्यों सर? अगर आपको कन्फ्यूजन तो एक काम करो, इसको इसकी ब्रैकेट खोल दो, c माइनस सी टी, देखो आ रहा है, अब बात समझ में आई? देख लिया, जब मैंने उसको ब्रैकेट में रखा था तो कन्फ्यूजन था आपको, लेकिन जैसे मैंने ब्रैकेट में खोला कन्फ्यूजन क्या हो गया, खत्म हो गया। कन्फ्यूजन खत्म हो गया, c इंटू 1 - ct आ गया। जस्ट अ मिनट, राइट जी। आपको इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि आपका जो स्लोप था वो कम हो जाने से क्या हो गया, कंजम्पशन कर्व विल बी फ्लैटर और स्टीपर। ही बताइए, बोलो, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, स्लोप के कम हो जाने से फ्लैटर होगा या स्टीपर होगा? फ्लैटर होगा। मैं यहाँ लिखा नहीं कहीं पे, स्लोप द कंजम्पशन फंक्शन हैज बीन व्हाट, हैज बीन रिड्यूस्ड। थोड़ा मैं स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने सारे लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं, तो उनको एक मौका दे रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा धीरे से पढ़ा रहा हूँ आज। आपने क्या देखा, स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन हैज़ बीन रिड्यूस्ड, एमपीसी से ये स्लोप बन गया और स्लोप पहले से कम हो गया। स्लोप के कम होने से क्या हुआ, कंजम्पशन कर्व विल बी व्हाट, कर्व विल बी फ्लैटर। मतलब जो कंजम्पशन कर्व पहले ऐसा था, ध्यान दीजिएगा, कंजम्पशन कर्व हमेशा यहाँ से शुरू होता है ना, ठीक है ना, जो यहाँ था पहले, ये वाला पोर्शन क्या था, ये वाला पोर्शन क्या था, ये वाला पोर्शन क्या था, ये वाला पोर्शन सी बार प्लस सी टी आर बार है कि नहीं बताओ? ये वाला पोर्शन अगर कंजम्पशन फंक्शन को अलग से दिखाएं तो सी बार प्लस सी टी आर बार है, और अगर ऐसा है तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया सी इक्वस टू सी बार प्लस सी टी आर बार प्लस वॉट, सी इंटू 1 - t एंड वाई। अब स्लोप क्या हो गया, सी इंटू 1 - t y हो गया, सी इंटू 1 - t y हो गया। मान गए? स्लोप आपका घट गया, स्लोप के रिड्यूस होने से कंजम्पशन कर्व फ्लैटर हो गया। हालांकि कंजम्पशन के लेवल पे इतना ज़्यादा डिटेल जाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब मैं इसको ऐड करता हूँ एग्रीगेट डिमांड में। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। लेकिन मैं एग्रीगेट डिमांड को एलोबरेट करूँगा, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि पहले ये आप समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए प्लीज़। क्या किया मैंने, कुछ भी तो नहीं किया। सी इक्वस टू सी प्लस सी वाई डी इक्वस टू वाई प्लस टी आर माइनस टी ए, वाई प्लस टी आर माइनस टी वाई हो गया, क्योंकि फंक्शन ऑफ इनकम है। बोलो, देखो किसी भी बंदे की इनकम क्या होगी, जब ट्रांसफर्स आपको मिलेगा तो आपकी इनकम नहीं बढ़ जाएगी? इनकम बढ़ेगी तो आपकी कंजम्पशन पैटर्न में भी चेंज आएगा। ये बात आज तुम्हें क्यों याद आया, जब ये डिस्पोजेबल इनकम है तो इसमें तो टीआर तो आएगा ही ना, क्योंकि टीआर का डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट होता है टीआर। आपके घर में आपके पिताजी मान लो लाख रुपए महीना कमाते हैं, और कुछ उनको गवर्नमेंट से फ्री भी मिलता है, 10,000 मान लो पर मंथ,
तो उनकी इनकम कितनी हो गई? अब 1,10,000 हो गया। 1 लाख तो उनकी इनकम है, 10,000 उनकी ट्रांसफर्स है। तो तुम जो कंजम्पशन करोगे सिर्फ इनकम इनकम से करोगे, ट्रांसफर से भी करोगे? दोनों से करोगे। तो अब ये बात आज क्यों याद आया? पहले दूसरी तीसरी क्लास में ये बात पूछना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम क्या करते हैं ना, जब ढेर सारी चीज़ पढ़ लेते हैं तो कभी कभार दिमाग घूम जाता है। ऐसा हमारे मेरे साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जब वाई डी है तो वाई डी है तो टी आर होगा ही होगा, वाई डी है तो टी आर होगा ही होगा, वाई डी तो टी आर होगा ही होगा। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा था, क्या कि सर टैक्स आपने सिर्फ इनकम पे क्यों लगाया? टैक्स आपने सिर्फ इनकम पे लगाया। ध्यान दो, मैं आपसे उम्मीद कर रहा था आपने सर टैक्स तो सिर्फ इनकम पे लगाया, जबकि टी आर भी तो आपकी इनकम है। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं इस जगह पे स्टे करके इन पे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले पहले इस पॉइंट पर हम डिस्कशन कर लेंगे, ये पेज मुझे समझ में आ जाएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सिर्फ सुनना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एब्जॉर्ब करना, एसिमुलेट करना भी जरूरी होता है। अब आप मुझे बताइए, अब एक डिस्कशन चल रहा है आपस में कि सर आपने टैक्स जो है सो सिर्फ वाई पे क्यों लगाया? टैक्स अगर इनकम पे लगता है तो मेरी ट्रांसफर्स भी हमारी इनकम है। पहले बताओ, आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर टैक्स इनकम पे लगेगा, एक बंदे की इनकम पे टैक्स लगेगा, तो उसी बंदे का ट्रांसफर्स भी इनकम है, तो उस पर क्यों नहीं टैक्स लगा रहे हो? आप पूछ सकते थे। तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, ऐसा करो, यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ, नोट नो टैक्स इज supposed to be charged on transfers। ये एज्यूम कर लिया, नो टैक्स इज सपोज टू बी चार्ज ऑन ट्रांसफर्स। अदरवाइज अगर ये हम एज्यूम नहीं करते तो मुझे ट्रांसफर्स पे भी टैक्स लगाना पड़ता। अब आप कहोगे सर एज्यूम क्यों कर लिया? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम बहुत कुछ एज्यूम करते हैं। बात बढ़ती गई, बात बढ़ती गई, बात बढ़ती गई। जो हमारा स्लोप था वो पहले कितना अच्छा हुआ करता था, सी, अब वो रिड्यूस हो गया क्या हो गया? सी इंटू 1/t। कई बच्चों को लगता है 1/t तो यहाँ मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है। इसको अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? C-1 CT। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली स्लोप आपका रिड्यूस कर रहा है। स्लोप के रिड्यूस करने से कंजम्पशन कर्व क्या होगा? फ्लैटर हो जाएगा। अब इतना देर मैंने बोला है, आपको मौका दिया था कि आप इसको लिख भी लीजिए और फिर दोबारा से समझ भी जाइए। अगर आप समझ गए तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछूं क्या? अब आपके आउट ऑफ साइट चला गया है मेरा ये जो मैंने लिखा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछूं? पहला क्वेश्चन, यहाँ पे टैक्स को फिक्स माना गया है, वेरिएबल? बोलिए। टैक्स को वेरिएबल माना गया, किसका फंक्शन माना गया टैक्स को? दूसरा क्वेश्चन, इनकम का फंक्शन माना गया। अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट में जाएं तो वहां टैक्स क्या था? फिक्स था। और टैक्स जब वहां फिक्स था तो टैक्स किसका पार्ट हो गया था? ऑटोनोमस का। ऑटोनोमस का, वाईडी का पार्ट तो था ही, लेकिन उस केस में एग्रीगेट डिमांड में जब घुसाए थे वो टैक्स को हम, तो वो ऑटोनोमस का पार्ट हो गया था। ठीक है ना? मान गए? अब आइए, अब आपने जवाब दिया मुझे, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा कि पहले कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप क्या हुआ करता था? MPC, स्मॉल सी। अब क्या स्लोप हो गया? C/1 - t। कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? कम हुआ। कंजम्पशन कर्व का स्लोप कम हो जाना इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदायक है? नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि हर गवर्नमेंट के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए नुकसानदायक क्यों है? ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न क्या होगी? लोगों की रिड्यूस हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगी। मान गए? कंजम्पशन कम हो जाएगी। इसको पढ़ाना नहीं बोलते हैं, इसको रटवाना बोलते हैं। मैंने जो 3-4 पॉइंट बोला है 15 मिनट से घूम घूम कर वही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर भाग भाग के पढ़ाऊँगा तो एक भी न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पाएंगे। आप अगर रात के 2 बजे भी अगर कोई जगा देना आपको और पूछ दे कि टैक्स वेरिएबल हो तो क्या होगा, तो आप फटाफट फटाफट कह दें, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। और फिर आपको सोचना पड़ जाए कि क्या बोले थे, क्या समझाए थे, तो फिर कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं हुआ। और कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ तो फिर कभी भी मैक्रो नहीं हो पाएगा। मैक्रो क्या, कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो ढेर सारा कॉन्सेप्ट मिला के 100-150 कॉन्सेप्ट बन जाएगा, फिर हो जाएंगे हम हैंग। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है कि साहिल ने मुझसे क्या पूछा कि सर ट्रांसफर्स कंजम्पशन का क्यों पार्ट है? ये क्वेश्चन नहीं था, ये हैंग था।
ये कुछ मिक्सअप हो जाने वाली बातें होती है। जब ढेर सारे कॉन्सेप्ट मिक्सअप होते हैं ना, तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी होगा। इसलिए रुक रुक के पढ़ना है, डिस्कस करके पढ़ना है, चबा चबा के पढ़ना है, इसको बोलते हैं, आपस में बात करते करते। प्रियांशी को समझ में आ रहा है? यस सर, पक्का, क्योंकि 4 क्लासेस आपने ले रखी है। लिया कि नहीं लिया, ये पहले बताओ। 5th बचा है, कोई बात नहीं, फर्स्ट 4 हो गया है तो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि 5th जो है वो मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर का इससे भी लिंक नहीं हो ज़्यादा कोई। अब इतना डिस्कशन करने के बाद, इतना ब्रीदिंग स्पेस देने के बाद, मैं अब अगला सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। बताओ कंजम्पशन फंक्शन में क्या लिखूँ मैं? ये सी है, बड़ा सी है, क्या लिखूँ यहाँ पे? यहाँ क्या लिखूँगा? सी बार प्लस सी टी आर बार। एक जगह सी बड़ा लिखना है, एक जगह सी छोटा लिखना है। फिर क्या लिखूँ बताओ? प्लस सी इंटू 1 माइनस टी, और क्या लिखूँ? वाई लिखूँ ना? और फिर क्या लिखूँ? आई बार, फिर क्या? जी बार, फिर क्या? एन एक्स बार। आज आपको लग रहा होगा कि सर अपनी आदत से बिल्कुल विपरीत पढ़ा रहे हैं आप, आज तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते आप। मुझे पता है ना क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। देखो अब ये क्या होगा? अब ये सी बार प्लस सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। इस फैमिली में हम एक बंदे को मिस कर रहे हैं, किसको पता है? ये ऑटोनमस की फैमिली में एक बंदे को मिस कर रहे हैं हम लोग। बता सकते हो किसको? वेरी गुड, अच्छी बात है, इसका मतलब आप मिस करते हो किसी को भी। यहाँ मिस कर रहे हैं माइनस सी इंटू टी ए, मिस कर टी ए बार। यही बोला था आपने ना? आपने यही बोला था क्या? यहाँ क्या मिस कर रहे हैं हम लोग? माइनस सी इंटू टी ए, शायद आपने यही बोला होगा। इस ऑटोनमस वाले पार्ट में माइनस सी इंटू टी ए मिस कर रहे हैं। क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि टी ए अब ऑटोनोमस नहीं है, टी ए फिक्स नहीं है। अगर ये फिक्स होता तो ऑटोनोमस का पार्ट होता। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जल्दी बोलो। यस सर, लेकिन जो टैक्स है ना, जो उसका नेचर है वो बदला नहीं है। यहाँ भी टैक्स माइनस था, यहाँ भी टैक्स माइनस, और यहाँ भी टैक्स क्या माइनस है। बस अंतर कितना है कि पुराने वाले केस में टैक्स हमारे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर को असर कर रहा था, और यहाँ पे टैक्स हमारे एमपीसी को असर कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली नेगेटिव असर तो है ही ना, चाहे हमारे कंजम्पशन पैटर्न को असर कर दे या हमारे ऑटोनोमस कंजम्पशन को असर कर दे, है तो एक ही बात। सर इतना घुमा फिरा के इतनी बार क्यों बता रहे हो? अरे इसी को तो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कभी जाते जाते भी कोई पूछ दे फ्रेंड्स आपस में कि जब टैक्स फिक्स होता है तो किसको असर करता है, तो क्या कहोगे? वो हमारे ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिड्यूस करता है। क्या बात है, सॉरी, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करता है। और टैक्स वेरिएबल होता है तो अरे बाबा क्या बात करते हो, हमारे एमपीसी को रिड्यूस कर देता है। लेकिन नेगेटिव असर तो है ही अल्टीमेटली। अगर ऐसी भाषा में आप बोलेंगे तो माना जाएगा कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तब बात लगेगी। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। क्लियर बात है? जल्दी बोलो। क्लियर बात है सर, बिल्कुल क्लियर बात है। अब इसका क्या नाम देंगे हम? इसका नाम देंगे ए बार, ए बार नाम देंगे। अब प्लस क्या रखेंगे? सी इंटू 1 माइनस टी इंटू वाई। मज़ा आ गया, सब कुछ वही है, बस टैक्स ने अपना नेचर चेंज कर दिया है। ये हो गया ए डी। अब जब तक यहाँ तक नहीं लिखेंगे तब तक नहीं पढ़ेंगे, पर लिखिए यहाँ तक। अभी देखना ना, अभी एक दो क्लासेस बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा, देखना कितने सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे और कितना मज़े से आप करोगे। और जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं पहुंचा है और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, वो पीडीएफ के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप क्या कीजिए, अपना ईमेल आईडी भेज दीजिए, आपको पीडीएफ का लिंक पहुंच जाएगा। मान गए जी? ज्वाइन कर लिए, ईमेल आईडी भेज दीजिए, आपको पीडीएफ लिंक भेज देंगे। पीडीएफ आपके पास अब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ लिखा रहा हूँ तो हो सकता है कुछ बातें आप पीडीएफ के साइड में ही लिख लेते, यहीं पे लिख लेते तो याद भी रहता आपको कुछ बातें। पीडीएफ होना आपके पास ज़रूरी है। पीडीएफ का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो घर पे अगर चाहो तो। क्लियर है? आगे बढ़ूँ? बोलो, आगे बढ़ने की आदेश है? यस सर, कोई बोला नहीं यस सर? यस सर। अब मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ बता सकते हो? एट क्या लिखने वाला हूँ? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इतनी छोटी सी बात। क्या होगा यहाँ पे? क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट? y इक्वस टू ए डी, ए डी होता है, ए डी होता है। आज कई बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं ढंग से, वो सो रहे होंगे कि सर इतना स्लो क्यों। मैं रहूँगा, मैं कसम खा चुका हूँ स्लो होने का आज, क्योंकि आज मुझे लिंक करना बढ़िया से।
ए बार प्लस सी इंटू वन माइनस टी इंटू वाई। मज़ा आ गया। कुछ नहीं है, देखो ये होगी बात। अब क्या करने वाला हूँ सर, अब सारे y को एक साथ कर देंगे, y माइनस सी इंटू वन माइनस टी वाई इक्वस टू हो गया ए बार। अब सर और क्या करोगे, अब क्या करूँगा, y कॉमन ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस सी इंटू वन माइनस टी इक्वस टू ए बार। मज़ा आ गया। अब क्या करोगे सर, अब पूछने वाली बात है, y इक्वस टू वन अपॉन वन माइनस सी इंटू वन माइनस टी इंटू क्या हो जाएगा, ए बार। याद कीजिए, आपको कसम है आप झूठ नहीं बोल सकते इस पॉइंट पे आकर के। ये क्या चीज़ है, इसको किससे डिनोट करते थे, अल्फ़ा से। हाँ अल्फ़ा, अल्फ़ा से सी इंटू वन माइनस टी। मज़ा आ गया। अब इसको क्या ले सकते हैं, y इक्वस टू अल्फ़ा इंटू ए बार। सर ये जो पहले कराया था वही चीज़ हो गया, ऑफ कोर्स वही हो गया, बस फ़र्क क्या पड़ा, अल्फ़ा की वैल्यू, मल्टीप्लायर की वैल्यू चेंज हो गई। सर पहले मल्टीप्लायर क्या हुआ करता था, जो पहले मल्टीप्लायर था जब टैक्स फिक्स था उस केस में क्या था, वन अपॉन वन माइनस सी था। अब जो है जब टैक्स टी वाई है तो अब मल्टीप्लायर क्या हो गया, वन अपॉन वन माइनस सी इंटू वन माइनस टी। अब आप बता सकते हो कि ये यहाँ पे मल्टीप्लायर ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, मल्टीप्लायर कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। अगर आप इस पॉइंट पे जब, अभी देखो ना, अभी कई बच्चों को आपने बोला कम हुआ, सही बोला है, लेकिन कई कई बच्चों को ना देख के कन्फ्यूजन होता है, पता ही नहीं चल रहा सर क्या हुआ है। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ, आप मल्टीप्लायर को ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, वन अपॉन वन माइनस सी प्लस सी टी कर दो, ऐसे लिखो, यही लिखना हमेशा, वन माइनस सी प्लस सी टी। इसके लिखने से क्या होगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा मल्टीप्लायर कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। अभी भी जवाब नहीं दे सकते हो कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, मल्टीप्लायर कम हुआ ऐसा जवाब एक बच्चे ने दे रखा है, लेकिन किसी और बच्चे से उम्मीद कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मल्टीप्लायर ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, मल्टीप्लायर कम हुआ। पता क्यों, क्योंकि आइए मैं बताता हूँ, इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको, दोनों में देखो ऊपर न्यूमरेटर में क्या वन है और नीचे वाले में डिनोमिनेटर में क्या है, एक जगह वन माइनस सी है और दूसरी जगह वन माइनस सी तो है ही है, और साथ साथ प्लस सी टी है। तो प्लस सी टी से क्या हो गया, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया, और डिनोमिनेटर ज़्यादा होने से फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो गई है, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हैज़ बीन रिड्यूस्ड। कब, व्हेन टैक्स इज वेरिएबल ऑफ इनकम, ये टैक्स इज वेरिएबल इतना ही काफ़ी है, ये टैक्स इज फंक्शन ऑफ इनकम, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कम हो गया। मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होना इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है बुरी बात है, जल्दी बोलो, बुरी बात, ऑफ कोर्स बुरी बात है, कहने की बात है कि मल्टीप्लायर जितना ज़्यादा किसी इकोनॉमी की इनकम मल्टीप्लाई हो उतनी अच्छी बात है, ये तो बुरी बात हो गई, मल्टीप्लायर की वजह से इकोनॉमी क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए गवर्नमेंट के लिए हमेशा क्या होता है, पंगा रहता है कि टैक्स हम लगाएं कि ना लगाएं, और टैक्स लगाना भी पड़ता है, टैक्स नहीं लगाओगे तो काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होगी, सोशल डिस्पैरिटी कहाँ से ख़त्म होगा। ये पूरा दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट एंड गवर्नमेंट के बीच में विवाद का विषय रहता है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है कि टैक्स कितना चार्ज करना चाहिए, ज़्यादा या कम, ज़्यादा कर दो तो नुकसान, कम कर दो तो नुकसान, ये तो हमेशा लगा ही रहेगा। अब यहाँ तक पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे जितना भी चुप रहना पड़े मैं चुप रह लूँगा, लेकिन आप लिखिए पहले यहाँ तक। लिख लिया यहाँ तक, यहाँ तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुझे भरोसा है कि आपने यहाँ तक लिख लिया, क्या कहते हो। आइए इसको हम ग्राफिकली देखते हैं, इस चीज़ों को, इसको ग्राफिकली देखते हैं। हेडिंग लिखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन।
जो बातें आपने अल्जेब्रिकली सीखा है तो क्या उसको ग्राफिकली नहीं सीखोगे? ऑफ कोर्स, कैसे काम चलेगा बिना ग्राफिकल सीखे हुए? करना ही पड़ेगा आपको। क्या करना है सर? कोई नहीं, आइए एकदम बहुत ही आराम से समझिए, एक ग्राफ बनाते हैं। देखो, अब मैंने कहा ना कि अब जो बातें हैं ना उतनी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि बेसिक बातें तो हो चुकी है। ठीक है सर, क्या करने वाले हैं? यहाँ पे एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हमेशा करते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? y इक्वस टू ए डी हो गया। यहाँ पे एक एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ करेंगे। कैसे सर? लो कर लो ड्रॉ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये एग्रीगेट डिमांड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जिस केस में मैं ऐसा मान लेता हूँ कि टैक्स क्या वहाँ पे होगा, टैक्स वहाँ पे क्या होगा? टैक्स पहले फिक्स वाला ड्रॉ कर लेता हूँ ना, उसके बाद वेरिएबल वाला करूँगा, तब तो कंपैरिजन कर पाएंगे आपस में। एक एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ करता हूँ, इसमें टैक्स क्या है? फिक्स्ड है। अगर टैक्स फिक्स है तो बताओ एग्रीगेट डिमांड का क्या इक्वेशन होगा? यहाँ पे ए डी इक्वस टू क्या होगा? ए डी इक्वस टू होगा ए बार प्लस सी वाई। वाई डी नहीं, वाई तो सॉल्व हो चुका है ना, सी वाई ओनली। ए बार प्लस सी वाई, वाई डी तो सॉल्व हो जाता है ना। अब यहाँ पे ए बार की वैल्यू क्या होगी बताओ? सी बार प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। आप में से जिसने बच्चे बोला वाई डी, यहाँ पे उसको समझ में आई मैंने क्या कहा? वाई डी नहीं होगा, वाई डी तो सॉल्व हो चुका है। वाई डी तो सॉल्व हो गया, हाँ याद आ गया। याद आ गया ना, पक्की बात। आप देखते हो ना कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस ढंग से नहीं करोगे तो हर रोज़ कुछ ना कुछ भूलते जाओगे। पक्की बात, न्यूमेरिकल करते वक्त दिक्कत कर दोगे आप। अब आप बताइए कि इस केस में यहाँ मैं ओ रखता हूँ, यहाँ मैं ए रखता हूँ, तो ओ ए लेंथ क्या होगा? यहाँ पे ओ ए क्या होगा? ये ए बार होगा। और ये ए बार की वैल्यू आप समझते हैं क्या है? सी बार प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। मानते हो? ये हो जाएगा। राइट सर। और यहाँ पे स्लोप क्या है? यहाँ पे स्लोप क्या है? स्लोप क्या है यहाँ पे? सी स्लोप है, सी स्लोप है। अब इसके, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट था, अब जस्ट बगल में हम क्या करते हैं? नया कॉन्सेप्ट ड्रॉ करते हैं। नया कॉन्सेप्ट में क्या हुआ है? सब कुछ वही है, बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं। ये 45 डिग्री लाइन है। अब यहाँ पे मैं एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा फ्लैटर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। पूछो क्यों? क्या कम हो जाएगी? अब क्या होगा ये? अब ये y इक्वस टू, सॉरी ए डी इक्वस टू क्या होगा? ये यहाँ तो y इक्वस टू ए डी है, और ये y इक्वस टू क्या होगा? यहाँ होगा ए बार प्लस सी इंटू वन माइनस टी वाई। मान गए? अब ये जो वैल्यू है ये ए बार है, ये ओ ए यहाँ पे ए बार है, और यहाँ पे ए बार की वैल्यू क्या है? सी बार प्लस सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। देखो नहीं है, मान गए? अब यहाँ पे स्लोप क्या हो गया? सी इंटू वन माइनस टी। एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? फ्लैटर हो गया। एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? फ्लैटर हो गया। मान गए बच्चे? जल्दी बताओ, एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया आपका? फ्लैटर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। राइट जी। अब आइए, अब यहाँ पे एक नया टॉपिक लिखिए, नया टॉपिक लिखिए। नया टॉपिक क्या होगा सर? नया टॉपिक क्या होगा सर? इफेक्ट ऑफ चेंज इन फिजिकल पॉलिसी होगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन फिजिकल पॉलिसी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फिजिकल पॉलिसी लिखिए हेडिंग, इफेक्ट्स ऑफ
चेंज इन फिस्कल पॉलिसी। अब यहाँ से आप न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं, ये सब जो कुछ भी हम पढ़ाने जा रहे हैं ना, ये सब अपने आप में न्यूमेरिकल बनता जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फिस्कल पॉलिसी। यस सर। पहली बात बताओ कि फिस्कल पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, क्या होता है फिस्कल पॉलिसी, बता सकते हो? गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेती है और जो इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करती है वो फिस्कल पॉलिसी कहलाता है। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ले सकता है, अभी आपको जितनी बातें मैंने समझाई है उसके हिसाब से गवर्नमेंट के कितने पॉलिसी हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ा घटा सकती है, गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, और क्या कर सकती है बताओ जरा, कुछ कर सकती है क्या? अभी के मॉडल के हिसाब से गवर्नमेंट और कुछ नहीं कर सकती है। तो लिखो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी हम कितने पॉइंट पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम। पहला पॉइंट लिखो, इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज। दूसरा पॉइंट, रिडक्शन इन इनकम टैक्स रेट। रिडक्शन इन इनकम टैक्स रेट। और तीसरा पॉइंट, इंक्रीज इन ट्रांसफर पेमेंट। जहाँ जहाँ इंक्रीज हो वहाँ डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन मैं इंक्रीज लेके चल रहा हूँ कोई एक चीज़, इंक्रीज इन ट्रांसफर पेमेंट्स। तीन पॉइंट में हम बात करेंगे, मान गए जी, पक्की बात? चलिए ठीक है। सबसे पहले इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज पॉइंट लिखिए आप, इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज। आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये पढ़ा रखा है? हाय हिम्मत, आप सच बोल सकते हो? कहोगे सर कैसे पढ़ा रखा है, याद दिलाओ। इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन जी होता है, याद है? कहा था पहले, अपनी भाषा में समझ लो, कॉमन सी लैंग्वेज में। याद है कहा था? और मैंने कहा था आपका बेसिक फॉर्मूला क्या, वाई इक्वस टू अल्फा इंटू ए बार, है कि नहीं? वाई इक्वस टू अल्फा इंटू ए बार, है कि नहीं, बताओ, बोलो ना। यस सर। अब अगर मान लो चेंज इन वाई करें इक्वस टू अल्फा इंटू चेंज इन जी कर दें, नहीं है पॉसिबल? ऑफ कोर्स अगर जी बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा सर? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी इक्वस टू अल्फा। और मैंने कहा था अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो यहाँ अल्फा का नाम क्या दे दो? क्या बात है, फैंटास्टिक, इसका नाम दे दो अल्फा जी। और इसको क्या बोलो प्यार से? इसको बोलो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। बोल सकते हैं? लिखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, एकदम आराम से इसको याद कर लो बड़े प्यार से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी। अब एक बात बताइए, क्या ये मैंने पहले पढ़ा रखा है ना? तो छोटे छोटे डोज मैंने आपको पहले ही दे रखा है। मैं कर क्या रहा हूँ कि जो डिफ़िकल्ट बातें उसको उसको कई राउंड घुमा घुमा के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसको पढ़ाना नहीं बोलते हैं, इसको याद करवाना रटवाना बोलते हैं, एक तरह से समझ लो। तो आपको ये बातें समझ में आ गई। और ये बताइए कि यहाँ अल्फ़ा जी की वैल्यू क्या होगी? अरे क्या होगी? 1/1 - c प्लस क्या होगी? सी टी। ये अल्फ़ा जी होगी, 1/1 - c प्लस सी टी होगी अल्फ़ा जी की वैल्यू। अगर टैक्स वेरिएबल्स है तो मान गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अननेसेसरी खींचा हुआ, बुक में बहुत बातें खींच खींच के बता रखा है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसको ग्राफ पे दिखाया जाए तो बड़े आराम से सिंपली दिखा सकते हैं, कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपने डेवलप कर रखा है, खुद से भी दिखा सकते थे। सर ये आपका है y इक्वस टू ए डी लाइन, ठीक है ना? और ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व, ए डी इक्वस टू यहाँ पे क्या है अब, ए बार प्लस सी इंटू 1 - टी वाई। मज़ा आ गया। अब क्या होगा, अब एग्रीगेट डिमांड पैरेलली शिफ्ट कर जाएगा। क्यों सर पैरेलली क्यों शिफ्ट करेगा, बोलो?
क्योंकि ये AD1 अब ये क्या बन जाएगा AD2, और ये क्या होगा, ये होगा आपका A बार 1 था, ये क्या हो जाएगा A बार 2 प्लस C × 1 - T Ny, क्योंकि चेंज किस में हुआ है, ये क्या है, ये चेंज इन जी है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ है तो स्लोप में कोई बदलाव नहीं हुआ ना, देर इज नो चेंज इन स्लोप। समझ गए बात को, नो चेंज इन स्लोप, ओनली चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और ये क्या है, ऑटोनोमस पार्ट है, पार्ट ऑफ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, द पार्ट ऑफ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। तो उसकी वजह से क्या होगा, पैरेलली शिफ्ट होगा। मानते हो बात को, ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि पैरेलल शिफ्ट हुआ है। और ये बात, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने करा था, ये पहले क्या था, ये क्या, ये आपका Y1 है, ये Y1 स्टार मान लो, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया Y2 स्टार। आपको याद होगा मैंने यहाँ ट्रायंगल बनाया था, याद है, मैंने कहा था ये क्या है, चेंज इन Y है, और ये वाला ये डिस्टेंस भी क्या है, ये डिस्टेंस भी क्या है, ये चेंज इन Y है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये चेंज इन G है। आपने क्या देखा, चेंज इन Y इज मोर देन चेंज इन G, और इसको अगर इक्वल करना तो क्या करना पड़ेगा, चेंज इन Y इक्वल टू अल्फा G इंटू चेंज इन G। अगर आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज किया है तो आपका इनकम भी बढ़ेगा, लेकिन कितना, जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज किया, अब मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर। आप हौच पौच तो नहीं हो गए, हाँ बिल्कुल क्लास में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने से आपका इनकम में चेंज हुआ, लेकिन इनकम में कितना चेंज होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जितना चेंज हुआ, और मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लायर से, मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लायर से। मल्टीप्लायर क्या, अल्फा जी है, और अल्फा जी की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगी। ये बात भी मैं प्रूफ कर चुका हूँ क्लास में कि मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होती है। मान गए जी, बोलो। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यही है, और क्या है सर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सिर्फ बढ़ सकता है क्या, नहीं घट भी सकता है। क्या हो गया, यहाँ बढ़ गया, कभी कभार घटा भी सकते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंक्रीज़ का कर लिया तो डिक्रीज़ का भी कर सकते हो, इंक्रीज़ का कर लिया तो डिक्रीज़ का भी कर सकते हो। मान गए बात को, जल्दी बताओ। यस सर, मान गए। राइट, अब क्या है कि हम टैक्स मल्टीप्लायर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, और तब जा कर के मैं खुले मन से ढंग से आपको टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में बात करूँगा। और ये बात भी पहले क्लास में हो चुकी है। आपने क्या देखा कि गवर्नमेंट ने एक एक स्टेप लिया, उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज। अगर इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज हुआ तो क्या हुआ, कोई बच्चा कभी भी अब कह सकता है सर इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज हुआ तो क्या हुआ, चेंज इन वाई हुआ, और वो क्या हुआ, मोर देन चेंज इन जी हुआ। अगर इसको इक्वल करना चाहे तो इक्वल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अल्फा जी इंटू चेंज इन जी कर सकते हैं। सर दोबारा क्यों बोल रहे हो, मैं चाहता हूँ आपको इसको रट जाओ, समझ लो फिर रट जाओ, समझ लो फिर रट जाओ। कभी भी मैं पूछूंगा, अगली क्लास में आऊँगा तो ढेर सारे क्वेश्चन ही पूछूंगा। चेंज इन वाई इक्वस टू चेंज इन जी इंटू वट, अल्फा जी। अल्फा जी की वैल्यू पूछूंगा अगली क्लास में ना, मैं पहुंचते ही ढेर सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अब यहाँ रिडक्शन इन टैक्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बातें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको रोक लूँ। जितना टाइम बचा हुआ उस टाइम में मैं पहले इंक्रीज इन ट्रांसफ़र पेमेंट्स ही कर लेता हूँ। तो अगली क्लास में जब आऊँगा ना, तो रिडक्शन इन इनकम टैक्स रेट के बारे में खूब तसल्ली से आराम से बात करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए सर, इंक्रीज इन ट्रांसफ़र पेमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लिखो, हेडिंग लिखो, इंक्रीज इन ट्रांसफ़र पेमेंट्स। इंक्रीज इन ट्रांसफ़र पेमेंट्स। आज के क्लासेस में आपको बहुत कुछ ऐसा दिखा होगा कि सर जो रिपीट कर रहा है, जो किसी न किसी बहाने पहले हो चुका है, और वो इंटेंशनली था, ऐसा नहीं कि अनइंटेंशनली था। इंक्रीज इन ट्रांसफ़र पेमेंट्स, अब देखो ना, बुक ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रखी इसके बारे में, और मेरे बच्चे देखो कितना आसानी से समझ जाएंगे।
कोई भी चीज़ इंक्रीज डिक्रीज करो ना, मेन फॉर्मूला पे आ जाओ। वो क्या था? y इक्वस टू अल्फ़ा इंटू ए बार। मज़ा आ गया। ये मेन फॉर्मूला है, y = अल्फ़ा इंटू ए बार। और अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो चिंता मत करना, क्योंकि ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब रट जाएगा। y = अल्फ़ा इंटू ए बार। मज़ा आ गया। सर किस में चेंज करना चाह रहे हो? ट्रांसफर्स में। तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन y = अल्फ़ा इंटू चेंज इन टी आर बार। और रिमेनिंग चेंज तो सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट में अगर हम चेंज नहीं करते तो वो अपने आप जीरो होता है। तो y चेंज इन y = अल्फ़ा इंटू चेंज इन टी आर। सर ये क्या होगा? चेंज इन y अपॉन चेंज इन टी आर। ठीक है ना? अब ये क्या हो जाएगा? इतना सिंपल तरीके से कैसे बता दिया मैंने आपको? इतना सिंपल तरीके से नहीं होगा ये चीज़, वेट करो, ऐसे तो बड़ा पंगा हो जाएगा। टी आर में डायरेक्टली चेंज नहीं होता, टी आर के साथ साथ लो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सुन लो। टी आर में एम पी सी भी जुड़ा होता है, याद है ना? याद है सर? थोड़ा एक्सप्लेन। y = क्या होगा? अल्फ़ा इंटू ए बार क्या होता है? बताओ क्या होता है ए बार? सी बार प्लस सी टी आर बार। क्या होता है? और माइनस छोड़ दो, माइनस टैक्स को तो वेरिएबल मान रखा है यहाँ पे। अब प्लस आई बार प्लस जी बार अब प्लस एन एक्स बार। राइट सर। अब बताओ मैं क्या करूँ? अब मैं यहाँ पे चेंज इन वाई करूँ तो क्या होगा? अल्फ़ा इंटू चेंज इन, ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें चेंज वाई नहीं है। अब प्लस सी इंटू चेंज इन टी आर बार। और ये सब जीरो, ये सब जीरो, ये सब जीरो। थोड़े से जो मैं मिस्टेक कर रहा था, मिस्टेक से मैं कैसे बचा? क्योंकि मुझे बेसिक्स पता था इसका। अगर मैं आगे बढ़ता जाता तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि मिस्टेक्स आपसे हो सकते हैं, लेकिन उसको रेक्टिफाई भी आप तुरंत कर लोगे अगर बेसिक्स पता होगा। देखो बेसिक्स से तुरंत समझ गया बात है। चेंज इन वाई किस टू क्या हो गया? अल्फ़ा इंटू सी चेंज इन टी आर बार। देखो अब क्या हो गया सर? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी आर बार इक्वस टू सी इंटू अल्फ़ा। मज़ा आ गया? सी इंटू अल्फ़ा। क्या सर? और एक्सप्लेन करो। तो सी इंटू 1/1 माइनस सी प्लस वॉट? सी टी। मज़ा आ गया। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर। सर इसके बारे में पहले बात हो चुकी थी, यस हो चुकी थी, लेकिन 2 सेक्टर में हुआ था। ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर ये कहलाता है ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर। मान गए बच्चे? जल्दी बताओ। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर। लिख लिया? लिख लो इस चीज़ को। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर। राइट सर। अब एक छोटा सा काम मैं करता हूँ आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें बच गया टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में। वो टॉपिक तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लेकिन आज मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन मेरे पास कुछ टाइम है, तो मैं इस बीच में एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये तो मैं एक्सप्लेन करूँगा अगली क्लास में, टैक्स मल्टीप्लायर। थोड़ा सा फ्रेश क्लास चाहिए, आधा घंटा इसके बारे में बात करेंगे, तब जाके और बहुत सारी बातें हो पाएगी। लेकिन मेरे पास थोड़ा वक्त है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि एक दो क्वेश्चंस दिखा दूँ आपको, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखिए थ्योरेटिकल डिस्कशंस के लास्ट फेज में हम लोग जा रहे हैं, अब आखिरी फेज में। थोड़ा सा टैक्स मल्टीप्लायर, फिर बैलेंस बजट मल्टीप्लायर आ जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। अब देखिए मैं आपके सामने एक छोटा सा न्यूमेरिकल रखता हूँ। टॉपिक को जंप किया है, एक टॉपिक बच गया जो बताएंगे क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरे पास टाइम है तो थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, न्यूमेरिकल्स। देखिए क्या है सर। आपके सामने हो तो स्टडी मटेरियल तो आप ही निकाल लीजिए। अभी तो होगा नहीं बहुत बच्चों के पास, सिर्फ 3 बच्चों ने मेरे को जीमेल भेजा तो उसको भेज दिया मैंने। राइट, देखिए सवाल देखिए। और अगर सवाल आपको वन गो में समझ में आ जाए तो समझ लो आपने बहुत अच्छा से पढ़ाई किया है। और ऑफ कोर्स ये पहला सवाल तो आपको आसान लगेगा ही लगेगा, लेकिन चिंता नहीं करना। ऐसे देखो कितने क्वेश्चंस हैं, कितने प्रैक्टिस करोगे बच्चा यार, कितने प्रैक्टिस करोगे। और मैंने आपको सेमेस्टर 1 से ही कह रखा है कि मैं जो क्लास की प्रिपरेशन रखता हूँ ना, वो कम से कम 15 से 20% बढ़ा के रखता हूँ। जो आपके सिलेबस में होता है उसे 15 से 20% मैं ज़्यादा रखता हूँ। 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल रखे हैं और उसके सोल्यूशंस भी 20 क्वेश्चन एंड देयर सोल्यूशंस।
उसके बाद 10 ईयर से भी कर लोगे 5 10 15 क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन करोगे यार बताओ। और वैसे भी जो आपका ये डिस्कशन है वो आपके सिलेबस से 10 20% ज़्यादा ही है, तो चिंता नहीं करना, बहुत अच्छा होगा सब कुछ। सपोज द कंजम्पशन कर्व इज रिप्रेजेंटेड एज C equals to 50 plus 0.8 YD. Investment I equals to 50. Determine the equilibrium level of income by equating output and spending. Output spending मतलब हुआ कि Y equals to AD. Y equals to, बोलो ना, AD। और दूसरा सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। कह रहा सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट से भी समझाओ और Y इक्वल्स टू AD से भी समझाओ। बताओ इससे ज़्यादा आसान सवाल कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, देखो इस बुक ने क्या कर रखा है, पहले एडी निकाल लिया, ध्यान देना बच्चे, एडी निकाल लिया, एडी निकाल के उसको वाई से इक्वेट कर दिया। ओह सुन रहे हो मेरी बात को, एडी निकाला, एडी के लिए क्या किया, एडी इक्वस टू सी प्लस आई, सी प्लस आई निकाल करके और उसको इक्वेट कर दिया, राइट, इक्वेट कर दिया तो बात बन गई। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, आपको याद है मैंने क्या कहा था, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वाई इक्वस टू, बोलो ना, अल्फा इंटू ए बार। देखो ना मजा आ गया। वैसे मैं इस चीज़ को गलत नहीं कहता हूँ, जो बुक नहीं कर रखा वो भी सही कर रखा, करना चाहिए। देखो जो सिंपल तरीका है वो लॉन्ग लास्टिंग तरीका है, और जो थोड़ा सा बुद्धिमान बच्चों का तरीका होता है वो कभी बार स्लिप भी कर सकता है। आपने क्या देखा, वाई इक्वस टू अल्फा इंटू ए बार। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1/1 माइनस सी प्लस सी टी। सर सी टी क्यों लगा दिया आपने, क्योंकि यहाँ वाई डी लग रखा था तो मुझे लगा यहाँ 3 सेक्टर होगा, लेकिन मुझे सी टी कहीं मिल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये 1/1 में सी हो जाएगा, सी टी कहीं दिख ही नहीं रहा है। और अगर सी टी नहीं रहा तो ए बार की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, सी बार प्लस आई बार, यही तो होगी ए बार की वैल्यू। ओह एक तरह से 2 सेक्टर तो हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर तो दे ही रखा है यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया हो तो वाई इक्वस टू क्या होता है, वाई डी होता है। क्योंकि सर आपको कैसे पता गवर्नमेंट सेक्टर नहीं दिया हुआ है, अरे बाबा अगर गवर्नमेंट सेक्टर दिया होता तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता, टैक्स होता, टैक्स रेट होता, कुछ तो होता, कहाँ दिया हुआ कुछ भी। इसका मतलब ये 2 सेक्टर है, 2 सेक्टर में वाई इक्वस टू वाई डी होता है, और मल्टीप्लायर 1/1 माइनस सी होता है। कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया मैं, 2 सेक्टर में वाई इक्वस टू वाई डी होता है, मल्टीप्लायर 1/1 माइनस सी होता है। तो अगर मैं मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल लूँ और ए बार की वैल्यू निकाल लूँ, ए बार क्या होगा, सर सी बार कितना है, सी बार बताओ कितना है, 50, आई बार कितना है 50, तो ए बार क्या हो गया 100, मज़ा आ गया, ए बार क्या हो गया 100, मज़ा आ गया। और अगर मैं एम पी सी की वैल्यू निकालूँ, एम पी सी क्या है सर, सी स्मॉल सी क्या है वो स्मॉल सी है 0.8 है, तो 1/1 माइनस सी क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2 दैट इज़ 5। ओह मज़ा आ गया, दैट इज़ 5। अब सर ए बार की वैल्यू क्या होगी, सॉरी, अब सर इनकम की वैल्यू क्या होगी, y इक्वस टू अल्फा इंटू ए बार। अल्फा की वैल्यू तो आ गई है 5, ए बार की वैल्यू क्या आ गई है, बोलो ना 100, तो क्या आ गया 500। अब आप मुझसे बहुत नाराज़ हो गए, मुझे पता है काफ़ी नाराज़ हो गए आप। क्यों नाराज़ हो गए सर, कैसी बात करते हो, इतना अच्छा था ये y इक्वस टू ए डी वाला तरीका, आपने इतना मुश्किल कर दिया। कहोगे आपको पता है कि आपने मुश्किल किया, मुझे ऑफकोर्स पता है मुश्किल किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये तो बेसिक फॉर्मूला है y इक्वस टू ए डी, ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन थोड़ा लॉन्ग रूट पे भी तो जाके देखो थोड़ा, अरे भाई अगर नहीं किया तो फिर ये अल्फा सब क्यों पढ़ा। लेकिन कोई भी नॉलेज बेकार नहीं जाता है, कभी कभार सवाल आपको मजबूर कर देगा। अभी तो यह सवाल यहाँ क्या सिंपल सवाल है, आपने फटाक से कर दिया y इक्वस टू ए डी करके, लेकिन कभी कभार सवाल आपको मजबूर कर देगा कि आप इस रूट से जाओ। तो रास्ते आपको सब पता होना चाहिए। अगर एक ही रास्ते से जाने का तरीका आपको पता है और उस रास्ते पे ब्लॉकेज लग गया तो दूसरा रास्ता तो आप जानते ही नहीं हो, तो कैसे कर पाओगे। इसलिए आपको सारे रास्ते पता होने चाहिए। रास्ता कौन सा अख्तियार करेंगे, कौन सा इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ऑफकोर्स सिंपल रास्ता जो आपको अच्छा लगे, ये बहुत ही सिंपल रास्ता था, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए सारा रास्ता पता है। अगर किसी कॉन्सेप्ट को किसी भी तरीके से कर लेगा, मैं सीधा सीधा बात बोलना चाहता हूँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे भी करके कर लेगा।
ठीक है सर। अब जहाँ तक सवाल है, दूसरा तरीका है इसका, सेविंग कॉस्ट टू इन्वेस्टमेंट से कैसे करेंगे? सेविंग निकालेंगे। सेविंग कैसे निकालेंगे सर? पता ही है आपको सेविंग कैसे निकालेंगे। अगर आपको इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दोगे, सेविंग आ जाएगा। सेविंग कर्व देखो ये आ गया। सेविंग को फिर किसके इक्वल कर देंगे? आई बार के इक्वल कर देंगे। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट वाई इक्वल्स टू 500 आ गया। अब देखो, अब ये सवाल आसान था, लेकिन सवाल कितना भी आसान क्यों ना हो ना, अगर तुम पहला दूसरा तीसरा न्यूमेरिकल करोगे तो हल्का सा पेन आपका लड़खड़ाएगा। होता ही है, कितना भी आसान क्यों ना हो। लेकिन अगर दो चार सवाल आप कर लोगे तो पेन आपका बाद में क्या होगा, एकदम फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा। आप कुछ चबाते हुए, कुछ खाते हुए, कॉफ़ी चाय लेते हुए सवाल कर दोगे ऐसे ऐसे करके। लेकिन पहले दो चार सवाल क्या करना पड़ेगा, अटेंटिवली करना पड़ेगा, कॉशसली करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी सवाल हम कर सकते हैं। आपके सामने सवाल रखते हुए मुझे बेहद खुशी हुई। आइए मैं दूसरा सवाल रखता हूँ। अभी ऐसा माहौल होना चाहिए कि सर सवाल देखते हैं कैसा है, मुस्कुराना चाहिए सवाल देख के, आपको फेस करने का इंटेंशन आना चाहिए कि देखते हैं कैसा सवाल है। और ये तब हुआ है जब आपने 5-6 क्लासेज आपने जम के पढ़ा है, तब ये सवाल सब आप क्या कर सकते हो, आप हैंडल कर सकते हो। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं यार, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तो ऐसे ऐसे सवाल आने वाले हैं, आप तो खुद सर पकड़ोगे यार क्या बात है, यहाँ तक भी मैक्रो जा सकता था क्या? जाएगा वहाँ तक। देखिए सी इक्वस टू क्या है, 40 प्लस 0.75 है। आई बार 60 दे रखा है। डिटर्मिन द इक्विलिब्रियम इनकम, डिटर्मिन इक्विलिब्रियम कंजम्पशन, डिटर्मिन इक्विलिब्रियम सेविंग, शो दैट द इक्विलिब्रियम लेवल आउटपुट। इक्विलिब्रियम निकल गया तो सब निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम इनकम निकल गया तो सब निकल जाएगा। दूसरी बात, क्या ऐसा सवाल आएगा? ये शुरुआत के जो 3-4 सवाल होंगे ना, ये ऑफकोर्स एग्जाम में नहीं आएगा। इतना आसान सवाल नहीं आता है यार। 4-5 सवाल तो पूछते हैं, उसमें से इतने सिंपल सिंपल सवाल देते हैं। कोई सीबीएसई एग्जाम थोड़ी कि जो 20-21 क्वेश्चन होते हैं कुछ भी पूछ दें आपसे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 4-5 सवाल होता है, वो अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे, घुमा घुमा के पूछेंगे, पक्की बात है। ऐसा सवाल नहीं आएगा। तो क्यों करवा रहे हो सर? एकदम भाई धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ेंगे तब मुश्किल मुश्किल सवाल भी कर पाएंगे। ये सी और आई दे रखा है। डिटरमिन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आप निकाल सकते हैं। वाई इक्वल्स टू क्या, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या, सी प्लस आई। सर बहुत फास्ट बोल रहे हो, मैं बोलूँगा फास्ट, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा, क्योंकि मैंने 6 क्लासें लगा दी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कॉलेज में भी या बहुत जगह पे 2 क्लासें 3 क्लासें में सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं। मैंने 6 क्लासेस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लगा दी और 2 क्लासें भी और लगने वाले हैं। 8 क्लासेस सिर्फ कॉन्सेप्ट। तो 8 क्लासेस लगाने के पीछे का मकसद यही था कि जब न्यूमेरिकल्स में जाएंगे तो आपको इतना बड़ा बड़ा सवाल दिखाई देगा, मज़ा आ जाएगा आपको। यस, ज़्यादा बोलता हूँ मैं। आइए देखिए, तो सी इक्वस टू ये, आई इक्वस टू ये, बस सिंपल है। सी प्लस आई क्या, एग्रीगेट डिमांड, वाई इक्वस टू एग्रीगेट डिमांड, हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। आप ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा मुझे व्हाट्सअप करेंगे, हर चीज़ मैं करके दिखाऊंगा आपको, हर चीज़ मैं करके दिखाऊंगा, एकदम गारंटी के साथ है। तीसरा सवाल, सी इक्वस टू 60 प्लस 0.8 वाई, आई बार इक्वस टू 70, डिटर्मिन इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज फ्रॉम 70 to 80। ओ माय गॉड, ओह इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया। देखो इसको मैं कैसे, ये कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाता हूँ। ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कोई बच्चा देख के कह सकता है कितना हो रहा है सर, 10। कोई बच्चा भी देख के कह सकता है चेंज सर, चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज 10 है। आप बता चेंज इन इनकम क्या होता है, बोल सकते हो कोई भी, जल्दी बोलो। ओह, अल्फा इंटू चेंज इन आई बार। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल लो, और ये तो 10 है ही है। अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1/1 माइनस एम सी, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो 1/1 माइनस सी। ऑफकोर्स 1/1 माइनस 0.8, तो ये आ गया कितना, 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब चेंज इन वाई कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10, 50 हो जाएगा। चेंज इन वाई 50 हो जाएगा। और पहले इनकम कितनी थी, पहले का इनकम निकाल लो और उसमें 50 प्लस कर दो, पहले का इनकम निकालो उसमें 50 प्लस कर दो। देखो ना इनकम यहाँ 700 दिख रहा है, अब पहले का इनकम 650 आया हुआ है। मैं अभी सवाल करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ग्लिम्प्स दे रहा हूँ आपको, झलक दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आप कर सकते हैं। मानते हो बच्चों, जल्दी बताओ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सवाल पूरा करके दिखाया है, मैंने कहा कि देखो जो जो कॉन्सेप्ट आपने अभी तक ली है उसको कैसे आप बखूबी बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो क्या सर ऐसे भगा भगा करा दोगे? ऑफ कोर्स नॉट, कम से कम 10-12 सवाल मैं क्लास में करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि घर जा करके अब सवाल करना स्टार्ट करो, क्योंकि थ्योरी कितना भी पढ़ लोगे, ग्राफ कितना भी डिस्कस कर लोगे, न्यूमेरिकल्स ही एग्जाम में आएगा, न्यूमेरिकल्स ही आएगा। तो ये सवाल भी आपके सामने कंप्लीट हो गए।
अब इसमें से ये सवाल जो है सो मुझे करना चाहिए, मैं जानता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा आपको ये सवाल ये, लेकिन अभी मैं आपके होमवर्क में दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ पे आ जाओ। एमपीसी दे रखा है 0.6, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फॉल बाय 20, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, डिक्रीज कर रहा है, डिटरमिन द चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन स्पेंडिंग। मजा आ गया। ओ माय गॉड, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, एमपीसी दे रखा है, तो क्या निकाल सकते हैं हम? अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1/1 - c होता है। आ गया कितना अल्फा की वैल्यू? निकाल लो कितना आ गया। 1/1 - 0.6, 1/0.4, कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। 2.5 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू 2.5 आ गया। और आपकी इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई है? 20 से कम हो गई है। इसका मतलब आपकी इनकम कितने से कम हो जाएगी? 50 से इनकम आपकी कम हो जाएगी। इनकम आपका 50 से रिड्यूस कर जाएगा। और डिटरमिन द चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम एंड द चेंज इन कंजम्पशन स्पेंडिंग। कोई कुछ पूछ, यस पूछो। वो तो मैंने वो तो ऑफकोर्स लगेगा, मैंने पूरा नहीं बताया है, मैं कह रहा रिड्यू, देखो ये क्या लगाया मैं, देखो रिड्यूस कर दिया ना, रिड्यूस कर दिया, मैं रिड्यूस कर दिया, साइन लगा के रिड्यूस कर दिया। आप प्रॉपर तरीके से माइनस कर देना, ठीक है ना? साइन माइनस की लगा दो या इनकम रिड्यूस कर दो, बात एक ही हुआ। तो बेटा जान कर सकते हो सवाल को। अब जो नए इनकम आएंगे उस नए इनकम को कंजम्पशन फंक्शन में पुट कर दो। नए इनकम को कंजम्पशन फंक्शन में पुट करके कंजम्पशन में कितना रिडक्शन हुआ वो देख लो। बात समझ गए? कंजम्पशन में कितना रिडक्शन वो भी कर सकते हो। तो इस प्रकार मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। बातों बातों में मैं कभी ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैंने सवाल पूरा करा दिया है, बस मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि जो बातें मैंने आज तक 6 क्लासेस में कराई है उनका कितना बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं आप। आराम से अपने सामने रखिए, चाय या कॉफ़ी, नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है, कुछ खाने पीने को रखिए और बड़े मज़े से सॉल्व करते जाइए, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट थॉरो नहीं है तो एक भी सवाल आप टच से मस नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ प्रॉपरली होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। तो मैंने आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में दिए हैं, और कसम दे करके होमवर्क दिया, ऐसे होमवर्क नहीं दिया, कसम दे करके कि आपको किसी भी कीमत पर। और अभी मैं जान लो, जब मैं कसम देता हूँ तो अभी मैं आपको आपके घर वालों की कसम नहीं दे रहा हूँ, आपके घर के बाहर जो कोई इंसान होगा, आपके रिलेटिव के बाहर, आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? उनका कसम है कि आपको किसी भी कीमत में कम से कम 10 क्वेश्चंस आपको ज़रूर ट्राई करना है, 10 क्वेश्चंस आपको ज़रूर ट्राई करना है, और ढेर सारी प्रॉब्लम जमा करके रखना है, क्योंकि मैं सवाल करूँगा तो वहाँ क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे आप। ठीक है बच्चे, क्या बोलते हैं आप लोग, करेंगे नहीं करेंगे? ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर ये 20 क्वेश्चन कर लेंगे, 10 ईयर्स के क्वेश्चन कर लेंगे, सवाल ही नहीं उठता कि आप कभी डिफीट हो पाएँ। कभी डिफीट नहीं होंगे आप। यहाँ तो काम आएगा ही आएगा, हायर स्टडीज़ में जाएंगे, वहाँ भी इसको बखूबी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और देखना, जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप किया वो सेमेस्टर 3 में कितना ज़्यादा कामगार होगा, कितना यूज़फुल होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।